Hello everyone, welcome back to our channel The Education Express. My name is रुचि and I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरी लास्ट के दो वीडियोस में हमने एनसीईआरटी के साइंस के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ा था। इन दिस वीडियो हम चैप्टर 1 को समराइज करेंगे उस चैप्टर की एक्सरसाइजेस सॉल्व करके। तो अगर आपको इस चैप्टर की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक चेक कर सकते हैं, जिससे मैंने दोनों वीडियोस का लिंक डाला है। उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करा है केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं, हम उन्हें कैसे करते हैं बैलेंस, और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस भी। तो क्विकली मूव ऑन करते हैं चैप्टर की एक्सरसाइजेस पे, जिन्हें मैं डिटेल में वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ मैंने एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, जिसमें हमें ये इक्वेशन दी है और हमें साथ में दिए हैं 4 ऑप्शंस, जिसमें से हमें डिसाइड करना है कौन से ऑप्शंस करेक्ट। तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को देखूँ, इट सेज लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो अगर अपनी इक्वेशन को देखूं, इस इक्वेशन में लेड ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है कार्बन के साथ और दे रहा है लेड प्लस CO2 गैस। तो इस इक्वेशन में लेड ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज करा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन करा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि ये एग्जाम्पल है एक रीडॉक्स रिएक्शन का। और इस इक्वेशन में जो 4 ऑप्शन दिए हैं उस तो हमें इक्वेशन देख के ही पता चल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड बाय गेनिंग ऑक्सीजन एंड बिकमिंग CO2। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, व्हिच इज आल्सो करेक्ट, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड बाय गेनिंग ऑक्सीजन। Fourth is lead oxide is getting reduced, lead oxide is also getting reduced। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। तो एक देख के ही पता चल रहा है कि इक्वेशन ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि लेड नहीं, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो माय आंसर वुड बी फर्स्ट ऑप्शन ए एंड बी आर इनकरेक्ट। तो चलिए मूव ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। मैंने सेकंड क्वेश्चन की इक्वेशन ऑलरेडी बोर्ड पे लिखी हुई है और इसमें हमें बताना है कि अब इक्वेशन यानी कि इक्वेशन कौन से टाइप की इक्वेशन का एग्जांपल है। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थर्ड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन और फोर्थ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से स्टडी करें, इसमें Fe2O3 रिएक्ट कर रहा है एल्यूमिनियम के साथ और बन रहा है Al2O3 प्लस Fe। अगर मैं इक्वेशन को स्टडी करूँ तो मैं देख सकती हूँ कि एल्यूमिनियम इस कंपाउंड में Fe को यानी कि आयरन को डिस्प्लेस करके खुद को O3 के साथ प्लेस कर रहा है और आयरन को सिंगल हैंडेडली रिलीज कर रहा है। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जहाँ मैंने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एक्सप्लेन करा है, वहाँ मैंने बताया था इस टाइप की रिएक्शन जहाँ पे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को किसी कंपाउंड में डिस्प्लेस कर देता है, उन इक्वेशंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो ये एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, यानी कि ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दी है और हमें बताया है और हमसे पूछा गया है कि इस इक्वेशन का रिजल्ट क्या होगा। यहाँ पर हमें बोला गया है कि जब आयरन फिलिंग्स को हम रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो हमारे रिएक्शन क्या होता है। चार ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। क्लोरीन, सेकेंड ऑप्शन है क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन, सेकेंड ऑप्शन है क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड। थर्ड है नो रिएक्शन टेक्स प्लेस और फोर्थ है आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। तो यहाँ पर मैंने इस रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में ऑलरेडी लिख दिया है। Fe रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ और हमें मिल रहा है FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर मैंने आयरन फिलिंग्स को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक लिखा है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वा सोल्यूशन हो गया। मैंने एक्वा सोल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्वा सोल्यूशन में आयरन फिलिंग्स को रिएक्ट कराया है, मुझे मिला है FeCl2 यानी कि फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। अगर मुझे इस टाइप की इक्वेशन को समझना है कि इसका रिजल्ट कैसे आएगा, तो बहुत ही सिंपल सा इसका फंडा है, वो हमें याद रखना है कि किसी भी मेटल को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उसी मेटल का सॉल्ट फॉर्म होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, जो कि बर्न होती है पॉप साउंड के साथ। अगर पॉप साउंड के साथ कोई गैस बर्न हो रही है तो वो इस बात का इंडिकेशन है कि उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। सो आई होप कि इस फंडा के थ्रू आप इस टाइप के और इक्वेशन को भी सॉल्व कर पाएंगे, जहाँ पर किसी भी मेटल को अगर किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वी नो कि हमें उसका सॉल्ट मिलेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो चलिए मूव ऑन करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ये हमसे पूछता है कि बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है और हमें क्यों नीड है इक्वेशंस को बैलेंस करने की। तो अगर आप इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो को देखें, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि इक्वेशंस क्या होती है, हम उन्हें बैलेंस क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो बैलेंस्ड इक्वेशन कोई भी ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड ऑफ द रिएक्शन आर इक्वल, यानी कि
मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। जितने एटम्स हैं रिएक्टेंट्स के ऑन द रिएक्टेंट साइड, उतने ही एटम्स होंगे प्रोडक्ट्स के ऑन द प्रोडक्ट साइड, यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS। और हमें इक्वेशंस को बैलेंस करने की नीड क्यों हुई? क्योंकि हमें फॉलो करना होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, व्हिच सेज कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स should be equal to mass of products, यानी कि मास के नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, वो बन रहे हैं प्रोडक्ट्स, तो जो मास रिएक्टेंट्स का होगा वो इक्वेशन खत्म होने का प्रोडक्ट्स के मास के बराबर होना ही चाहिए। कोई मास डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है इन दिस होल प्रोसेस। तो यही आ जाता है हमारा रीजन हमें इक्वेशंस को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमें 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं और उन स्टेटमेंट्स को हमें केमिकल इक्वेशंस में ट्रांसलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं अपनी फर्स्ट वीडियो जहाँ मैंने बताया था हमें इक्वेशंस लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, उस पर फिर दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि इक्वेशंस को लिखने की नीड, इस इक्वेशंस को लिखने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, इसलिए पड़ी क्योंकि अगर हम इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स लिखते रिएक्शंस लिखने के लिए, तो हमारा जो इक्वेशंस एक्सप्लेन करने का तरीका होता वो बहुत लॉन्ग हो जाता। इसीलिए केमिकल इक्वेशंस में सिंबल्स के फॉर्म में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को शो करने से हमारी इतनी लंबी लंबी स्टेटमेंट्स छोटी छोटी रिएक्शन में ट्रांसलेट हो जाती हैं एंड इट बिकम्स वेरी इजी टू शो रिएक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ, जहाँ पर हमें दिया है हाइड्रोजन गैस कंबाइन कर रही है नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो अगर मैं स्टेटमेंट को इक्वेशन के फॉर्म में लिखूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रही है नाइट्रोजन गैस के साथ और हमें मिल रहा है NH3 यानी कि अमोनिया। अगर मैं इस इक्वेशन को बैलेंस कर लूँ, नाइट्रोजन के 1 नाइट्रोजन के 2 यानी कि मुझे यहाँ पर 2 डालना पड़ेगा, तो मेरा नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। बट हाइड्रोजन के यहाँ पे 3 × 2 6 एटम्स हैं, वेरस यहाँ पर हाइड्रोजन के सिर्फ 2 एटम्स हैं, तो मुझे यहाँ पर भी 3 ऐड करना पड़ेगा। अब मेरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस। और अगर आप ध्यान दें, यहाँ पर मैंने रिएक्शन का जो डायरेक्शन है उसे रिवर्सिबल रिएक्शन की तरह शो करा है, यानी कि मेरा एरो इस तरफ भी जा रहा है और मेरा एरो इस तरफ भी जा रहा है। मेरी इक्वेशन इस तरफ भी मूव हो सकती है, मेरी इक्वेशन इस तरफ भी मूव हो सकती है। तो ये एग्जांपल है एक रिवर्सिबल रिएक्शन का। ये रिवर्सिबल क्यों है? क्योंकि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन स्पेसिफिक कंडीशन यानी कि स्पेसिफिक प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशंस के अंदर रिएक्ट करके हमें NH3 बनाती है एंड अंडर सिमिलर कंडीशंस NH3 दोबारा से डिकम्पोज हो जाता है N2 + H2 में। इसीलिए एग्जाम्पल है रिवर्सिबल रिएक्शन का। और सर्टेन स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस, ये इक्वेशन हमेशा इक्विलिब्रियम में रहती है, यानी कि N2 + H2 NH3 बनता है एंड दोबारा से डिकम्पोज होकर H2 + N2 बन जाता है। और इसी में हमारे गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा इक्विलिब्रियम में रहती है और इस केमिकल इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करता है ली चार्टियर्स प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है कि अंडर सर्टेन कंडीशंस इस टाइप की रिवर्सिबल रिएक्शन कैसे रिएक्ट करती हैं और हम कैसे अपनी कंडीशंस को चेंज करके रिएक्शंस की इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो चलिए मूव ऑन करते हैं सेकंड स्टेटमेंट के साथ, जहाँ पे हमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को बर्न कराना है एयर में और हमें उससे प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं, वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसकी बैलेंस इक्वेशन लिख दी है। अगर हम इसे देखें, H2S गैस को मैंने रिएक्ट कराया है इन एयर यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया है और मुझे मिल रहा है 2H2O + SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर अगर मैं देखो H2S गैस जो होती है ये एयर से स्लाइटली हेवी होती है और ये बर्न करती है और ये हाईली एक्सप्लोसिव होती है। तो ये जब बर्न करती है, इट बर्न्स विद ब्लू फ्लेम और हमें एज प्रोडक्ट्स मिलता है वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं थर्ड स्टेटमेंट के साथ। यहाँ पर हमें बोला है बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट कराना है हमें एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ और प्रोडक्ट्स के बनने वाले हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो चलिए इसकी इक्वेशन को देख लेते हैं। इसकी इक्वेशन कैसी बनती है, PgCl2 को जो हम रिएक्ट कराएंगे Al2SO4 यानी कि एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, तो हमें क्या मिल रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड और प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। ये जो प्रेसिपिटेट बन रहा है इस इक्वेशन में, इससे हमारी इक्वेशन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल बन रही है। तो अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स प्रेसिपिटेशन रिएक्शन शो करनी है तो आप ये एग्जांपल आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लास्ट स्टेट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर हमें पोटेशियम मेटल को रिएक्ट कराना है वाटर के साथ और रिएक्टेंट को रिएक्ट करा के प्रोडक्ट क्या बन रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस।
अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूँ, यहाँ पर KH2O के साथ रिएक्ट करके KOH बना रहा है, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो जो ये पोटेशियम है ये वाटर के साथ बहुत रैपिडली रिएक्ट करता है और एक कलरलेस सोल्यूशन देता है हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और साथ में अगर आप नोट करें, मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया है जिसको मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि इंडिकेशन होता है एवोल्यूशन ऑफ हीट। अगर मैं इसको यहाँ लिखती, अगर मैंने ये ट्राइंगल यहाँ डाला होता तो ये इक्वेशन एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल बन जाती, क्योंकि मैं हीट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करा रही होती। बट यहाँ पर मैंने ट्राइंगल को एंड में डाला है, यानी कि मेरी हीट जो है वो इस इक्वेशन में एज प्रोडक्ट रिलीज हो रही है। तो ये एग्जाम्पल बन जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर हमें 4 इक्वेशंस दी हैं और इन चारों को ही हमें बैलेंस करना है। मैंने पहले से ही इक्वेशंस को लिख दिया है, ये अभी अनबैलेंस्ड फॉर्म में है, हमें इन्हें एक एक करके बैलेंस करना है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं फर्स्ट रिएक्शन के साथ। यहाँ पर HNO3 रिएक्ट कर रहा है COH होल ट्वाइस के साथ और हमें मिल रहा है CaNO3 होल ट्वाइस प्लस वाटर। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है वहाँ मैंने 2 टाइप के मेथड्स बताए थे जिनसे हम इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। कोई भी मेथड पिक कर सकते हैं आप, जो आपको इजी लगे आप वो पिक करके इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इन्हें बैलेंस करने की तरफ। मैं पिक करूंगी इस इक्वेशन में वो उस एलिमेंट को जो सबसे लीस्ट अपीयर हुआ है। तो पहले देखिए पता चल रहा है कैल्शियम सिर्फ एक बार आया है दोनों साइड। मैं देख लूँगी कैल्शियम बैलेंस है, यानी कैल्शियम में यहाँ पर है एक एटम, यहाँ पर भी है एक एटम, यानी कि इक्वेशन में मेरा कैल्शियम बैलेंस है। नेक्स्ट मूव ऑन करूंगी मैं नाइट्रोजन की तरफ। ये भी इक्वेशन में सिर्फ एक बार ही आ रहा है। यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं और यहाँ पर नाइट्रोजन का सिर्फ एक एटम है, तो बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ डाल दूंगी 2। अब नाइट्रोजन के 2, नाइट्रोजन के 2, कैल्शियम का 1, कैल्शियम का 1, तो कैल्शियम एंड नाइट्रोजन बोथ आर बैलेंस्ड। मूव ऑन करते हैं, चलिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन पिक कर लेते हैं। हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पर 2, यानी कि 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ऑन रिएक्टेंट साइड, और यहाँ पर सिर्फ 2, यानी कि मुझे यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा हाइड्रोजन को 4 बनाने के लिए ऑन प्रोडक्ट साइड। तो अब मेरा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कैल्शियम तीनों ही बैलेंस हो चुका है। लास्ट बचा ऑक्सीजन। अगर मैं ऑक्सीजन को कैलकुलेट कर लूँ वो 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8 है। यहाँ देखूँ तो 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8 है, 8 है, यानी कि ऑक्सीजन अपने आप इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ। यहाँ पर NaOH को रिएक्ट कराया है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और बन रहा है Na2SO4 प्लस वाटर। तो यहाँ पर भी मैं सेम फंडा यूज करूँगी, मैं पिक करूँगी उस एटम को, उस एलिमेंट को जो सबसे लीस्ट अपीयर हुआ है। देखते हैं सोडियम को पहले। सोडियम के यहाँ पे है 2 एटम्स, यहाँ पर है एक एटम, तो मैं यहाँ लिखूँगी 2। मेरा सोडियम इक्वेशन में बैलेंस हो गया। अब अगर कर लेते हैं सेकंड एलिमेंट को, विच सल्फर। सल्फर का रिएक्टेंट साइड में है एक एटम, प्रोडक्ट साइड में भी है एक एटम, तो सल्फर भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है इक्वेशन में। अब मैं पिक कर लूँगा हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के यहाँ पर है 2 इंटू 2 4 एटम्स, और प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन के हैं सिर्फ 2 एटम। तो अगर मैं यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा हाइड्रोजन की प्रोडक्ट साइड में भी हो जाएंगे 4 एटम्स, रिएक्टेंट साइड में भी है 4 एटम्स, तो हाइड्रोजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। अब अगर मैं लास्ट एलिमेंट को देखूँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के यहाँ पे है 2 प्लस 4 6 एटम्स, प्रोडक्ट साइड में देखो तो ऑक्सीजन के हैं 4 प्लस 2 6 एटम्स, तो ऑक्सीजन भी इक्वेशन में ऑलरेडी बैलेंस्ड हो गया। अगर हम नोट करें इक्वेशन में ऑक्सीजन मोस्टली अपने आप ही बैलेंस्ड हो जाता है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं थर्ड इक्वेशन के साथ। यहाँ पर NaCl को रिएक्ट करा है AgNO3 से और हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है AgCl प्लस NaNO3। पिक कर लेते हैं लेट्स से अगेन सोडियम को। सोडियम का यहाँ पे है एक एटम, यहाँ पर भी है एक एटम, सोडियम अपने आप बैलेंस्ड है। मैं देखूँ अगर Ag को, Ag का यहाँ पे है एक एटम, यहाँ पर भी है Ag का एक एटम, Ag भी बैलेंस्ड है। Cl का यहाँ पे है एक एटम, यहाँ पे भी है एक एटम, तो Cl इज ऑल्सो बैलेंस्ड। NO3 इज ऑल्सो बैलेंस्ड। तो हमें इस इक्वेशन में कुछ नहीं करना, ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। पिक कर लेते हैं लास्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन में BaCl2 रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ, तो हमें मिल रहा है BaSO4 प्लस HCl। अगर मैं इसमें पिक कर लूँ लेट्स से बेरियम, बेरियम का यहाँ पे है एक एटम, यहाँ पर भी है एक एटम, बेरियम बैलेंस्ड है। सल्फर पिक करूँ, सल्फर का यहाँ पे है एक एटम, यहाँ पर भी है एक एटम, सल्फर भी बैलेंस्ड है। Cl2, Cl के यहाँ पे है एक एटम, यहाँ पर देखो Cl का सिर्फ है, Cl का यहाँ पे है 2 एटम, यहाँ पर है सिर्फ एक एटम, तो इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, जिससे मेरा क्लोरीन बोथ साइड बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर देखो अपना बचा लास्ट एलिमेंट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिर्फ है 2 एटम यहाँ पर, और हाइड्रोजन का यहाँ पर है 2 एटम, तो मेरा हाइड्रोजन भी बैलेंस, यानी कि इक्वेशन में सिर्फ एक 2 मल्टीप्लाई करने से मेरी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई।
तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में भी हमें स्टेटमेंट्स दिए हैं कुछ रिएक्शंस के, उनको हमें लिखना है उनके इक्वेशन फॉर्म में और साथ में करना है उन्हें बैलेंस। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन, तो मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो कह रहा है मुझे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और मुझे प्रोडक्ट्स में क्या मिल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। तो अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखूँ, CaOH होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और हमें मिल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये मेरी केमिकल इक्वेशन हो जाएगी इस स्टेटमेंट की। अब अगर मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करूँ तो मुझे चेक करना पड़ेगा सारे एलिमेंट्स को एज यूजुअल। पिक कर लेती हूँ कैल्शियम पहले। कैल्शियम के दोनों साइड एक एक एटम यानी कैल्शियम बैलेंस्ड है। कार्बन यहाँ पर है एक एटम, यहाँ पर है एक एटम, तो कार्बन भी बैलेंस्ड है। अब अगर मैं देखूँ ऑक्सीजन के यहाँ पे है 2 + 2 4 एटम्स, यहाँ पर है 3 + 1 4 एटम्स, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। लास्ट बचा हाइड्रोजन के यहाँ पे है 2 एटम्स, यहाँ पर भी है 2 एटम्स, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है, यानी कि इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो मेरा काम आसान, मेरी इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो चलिए मूव ऑन करते हैं सेकंड स्टेटमेंट के साथ। यहाँ पर मुझे जिंक को सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराना है और प्रोडक्ट में हमें रिलीज कराना है जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो इस इक्वेशन को अगर मैं स्टेटमेंट फॉर्म से हटाकर इक्वेशन फॉर्म में लिखूँ, मुझे जिंक को रिएक्ट कराना है सिल्वर नाइट्रेट के साथ और एज प्रोडक्ट्स हमें क्या मिल रहा है, जिंक नाइट्रेट यानी ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस सिल्वर। तो अब अगर हम इक्वेशन की सेमिटी को चेक कर लें कि इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं, मैं पिक कर लूँगी फर्स्ट एलिमेंट को, लेट्स से सिल्वर का यहाँ पे है एक एटम, यहाँ पर भी है एक एटम, तो सिल्वर बैलेंस्ड है। जिंक का यहाँ है एक एटम, यहाँ भी है एक एटम, तो जिंक भी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नाइट्रोजन की तरफ। यहाँ पर है नाइट्रोजन का एक एटम, यहाँ पर है नाइट्रोजन के 2 एटम्स, यानी कि मुझे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन तो मेरा बैलेंस हो गया इक्वेशन में, बट अब मेरा सिल्वर अनबैलेंस्ड हो गया। यहाँ पर हो गए 2, यहाँ पर है 1, यहाँ भी ऐड कर दूंगी 2, तो मेरा सिल्वर भी बैलेंस्ड हो गया, नाइट्रोजन भी बैलेंस्ड हो गया। बचा ऑक्सीजन 3 × 2 6, यहाँ पर भी 3 × 2 6, तो ऑक्सीजन भी इक्वेशन में बैलेंस हो गया, यानी कि मेरी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो चलिए मूव ऑन करते हैं थर्ड स्टेटमेंट के साथ। यहाँ पर हमें एल्यूमिनियम को रिएक्ट कराना है कॉपर क्लोराइड के साथ और रिजल्ट में बन रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर। इसको भी लिख लेते हैं सिंबल्स के फॉर्म में, फिर देखते हैं इक्वेशन अपने बैलेंस फॉर्म में आती है या हमें इसे करना पड़ता है फिर से बैलेंस। तो मैं लिखूंगी एल्यूमिनियम प्लस CuCl2, ये हमें देगा एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 प्लस कॉपर। अब इस इक्वेशन की सेमिटी चेक कर लेंगे, देखेंगे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है यानी कि इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। एल्यूमिनियम को देखो दोनों साइड एक एक एटम है, तो ये बैलेंस्ड है। कॉपर का एक एक एटम है, ये भी बैलेंस्ड है। क्लोरीन के यहाँ पे है 2 एटम्स, यहाँ पे है 3 एटम्स, यानी कि क्लोरीन बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस कराने के लिए मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 3, यहाँ पे ऐड करूँगी 2, इससे मेरा क्लोरीन हो जाएगा 3 × 2 6, यहाँ पर भी हो जाएगा 3 × 2 6, तो क्लोरीन बैलेंस, लेकिन कॉपर अनबैलेंस्ड। कॉपर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर डाल दूंगी 3, तो कॉपर के भी 3 एटम्स, मेरा कॉपर भी बैलेंस्ड। लेकिन जो एलिमेंट सबसे स्टार्टिंग में हमने चेक किया था एल्यूमिनियम, वो फिर से अनबैलेंस्ड हो गया। यहाँ पे एल्यूमिनियम के 2 एटम्स है, यहाँ पर एल्यूमिनियम का 1 एटम है, तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा 2। तो फिर से चेक कर लेते हैं, एल्यूमिनियम के 2 एटम्स यहाँ, एल्यूमिनियम के 2 एटम्स यहाँ, कॉपर के 3 एटम्स यहाँ, कॉपर के 3 एटम्स यहाँ, क्लोरीन के 3 × 2 6 एटम्स यहाँ, 3 × 2 6 एटम्स यहाँ, यानी कि अब इक्वेशन हो गई बैलेंस्ड। तो हम आ गए हैं 7 क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे, जिसमें हमें बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट कराना है पोटेशियम सल्फेट के साथ और प्रोडक्ट्स में हमें क्या मिलने वाला है, बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड। तो चलिए लिख लेते हैं इसको भी बैलेंस इक्वेशन के फॉर्म में। बेरियम क्लोराइड BaCl2, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 हमें देगा बेरियम सल्फेट। तो ये मैंने लिख ली है अनबैलेंस्ड इक्वेशन इस स्टेटमेंट की। अब चेक कर लेते हैं ये इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो कर रही है यानी कि इक्वेशन बैलेंस है यानी। बेरियम का 1 एटम यहाँ, बेरियम का 1 एटम यहाँ, क्लोरीन के 2 एटम्स यहाँ, क्लोरीन का 1 ही एटम यहाँ, यानी कि मुझे यहाँ पर डालना पड़ेगा 2। क्लोरीन भी हो गया बैलेंस। अब मैं चेक करूँ पोटेशियम, यहाँ पे है 2, यहाँ पर है 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, मेरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। इस इक्वेशन में भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उन्हें हमें लिखना है इक्वेशन फॉर्म में और हमें ये भी बताना है कि वो इक्वेशन कौन से टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है।
तो फर्स्ट पार्ट अगर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए, ये कहता है पोटेशियम ब्रोमाइड को जब हम बेरियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है पोटेशियम आयोडाइड प्लस मिलती है बेरियम ब्रोमाइड की, प्लस मिलता है बेरियम ब्रोमाइड। मैंने यहाँ पर इसको ऑलरेडी इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया है, उसको बैलेंस भी कर दिया है। अब बस यहाँ पे हमें क्या चेक करना है, ये इक्वेशन कौन से टाइप की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर मैं देखूँ KBr BaI2 के साथ रिएक्ट करके 2Ki बना रही है, ABi2 बना रही है। तो पोटेशियम चला गया आयोडीन के साथ, ब्रोमीन चला गया बेरियम के साथ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एलिमेंट्स का एक्सचेंज हो रहा है। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जहाँ पे मैंने केमिकल रिएक्शंस के टाइप को एक्सप्लेन करा है, वहाँ हम ऐसी टाइप की इक्वेशन जहाँ पे रिएक्टेंट्स के एलिमेंट्स एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे की प्लेस को एक्सचेंज कर रहे हैं, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि ये इक्वेशन एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जहाँ पर पोटेशियम आयोडीन के साथ अपने आप को डाल रहा है, बेरियम ब्रोमीन के साथ अपने आप को डाल रहा है। तो ये दोनों एलिमेंट्स जो है, ये दोनों कंपाउंड्स जो है रिएक्टेंट में, वो अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज कर रहे हैं। इसलिए एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। चलिए मूव ऑन करते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ। इसको भी मैंने पहले से ही इक्वेशन फॉर्म में लिखा है और इसको कर लिया है बैलेंस भी। यहाँ पर जिंक कार्बोनेट को रिएक्ट कराया है हमने और हमें मिल रहा है जिंक आयोडाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल डाला है जो उसकी ये रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में हुई है, यानी कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है। ZnCO3 ब्रेक डाउन हो रहा है ZnO में और CO2 में। तो मेरी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था जिस भी रिएक्शंस में कोई एक कंपाउंड ब्रेक डाउन होके दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स में ब्रेक होता है, उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि ये इक्वेशन एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। थर्ड इक्वेशन को अगर मैं देखूँ, यहाँ पर मुझे बोला गया है हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलेगा हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, ये तीनों ही हमें गैसियस स्टेट में मिली है। मैंने यहाँ पे इसकी बैलेंस इक्वेशन लिख दी है। अगर मैं यहाँ देखूँ H2 रिएक्ट कर रहा है Cl2 के साथ, तो दे रहा है 2HCl। A प्लस B रिएक्ट करके हमें क्या दे रहा है, AB। तो ये किस चीज, ये कौन सी टाइप की इक्वेशन का एग्जांपल हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लास्ट इक्वेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहे हैं HCl के साथ, बना रहे हैं MgCl2 और हमें हाइड्रोजन अलग से गैसियस स्टेट में मिल रहा है। तो एग्जांपल को देख के बहुत आराम से समझ सकते हैं, मैग्नीशियम ने यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद को क्लोरीन के साथ प्लेस कर दिया है। तो कोई भी ऐसी रिएक्शन जहाँ पे A प्लस BC में AC प्लस B मिलता है, ये इक्वेशन कौन से टाइप की इक्वेशन का एग्जांपल होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, हमें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में डिफरेंशिएशन बताना है। तो अगर मैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बीच में डिफरेंशिएशन बताऊं, तो हमें पता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहाँ पे रिलीज ऑफ हीट होता है, यानी कि हीट एज अ प्रोडक्ट रिलीज होती है एंड में। और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहाँ पे हमें रिएक्शन को फॉरवर्ड मूव कराने के लिए ही हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, यानी कि रिएक्शन में हीट अब्जॉर्ब होती है। मेन डिफरेंशिएशन में इन दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो सिर्फ एक वर्ड का है, हीट का। यहाँ पर हीट अब्जॉर्ब, यहाँ पर हीट रिलीज होती है, यहाँ पर हीट अब्जॉर्ब होती है। एक एग्जाम्पल से इस डिफरेंशिएशन को एक्सप्लेन कर लेंगे। यहाँ पर कार्बन को मैंने रिएक्ट करा है ऑक्सीजन के साथ और हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और रिलीज हो रही है हीट। वहीं एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल देखो, नाइट्रोजन को मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और हमें क्या मिल रहा है, 2NO एज प्रोडक्ट। यानी कि यहाँ पर मेरी हीट हुई है और यहाँ पे मेरी हीट हुई है रिलीज। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं। तो अगर हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस को समझिए, रेस्पिरेशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए होता है क्योंकि उस रिएक्शन में भी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट रिलीज होती है। तो रेस्पिरेशन में होता क्या है, जो हम फूड इनटेक करते हैं वो फूड होता है ग्लूकोज की फॉर्म में। वो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे सेल्स में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसको ब्रेक डाउन करते हैं और हमें मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सेल करते हैं। तो हमें मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सेल करते हैं, साथ में रिलीज होता है वाटर और बहुत सारी एनर्जी। यहाँ मैंने उसकी इक्वेशन लिखी है जहाँ पे C6H12O6 है ग्लूकोज
वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ जब हम ब्रीथ करते हैं, और हम रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में H2O और बहुत सारी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसीलिए ये रिएक्शन भी जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल बन जाती है। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो एज वेल। एंड फॉर मोर सच एजुकेशनल कंटेंट प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।